नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की प्राइम टाइम डिबेट में। डिबेट सुबह से ही बल्कि कल देर रात से ही लगातार चल रही है। देश के जाने माने पत्रकार और स्टिंग ऑपरेशन के विशेषज्ञ माने जाने वाले तरुण तेजपाल पर एक खुलासे की। इसी महीने की शुरुआत में गोवा में एक कार्यक्रम था और उसका नाम था थिंक फेस्ट। चूंकि तहलका मैगजीन के फाउंडर मेंबर हैं तरुण तेजपाल, वहां पे मौजूद थे और उनके साथ मौजूद थी वहां पर उनकी एक सहयोगी ने तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा को एक मेल लिखा। उसमें यह कहा कि तरुण तेजपाल ने उनका यौन शोषण किया है। उधर यह मेल पहुंचा और इधर तरुण तेजपाल ने एक मेल से उसका जवाब दिया और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यह स्वीकार कर लिया कि हां, उनसे गलती हुई है और वो 6 महीने के लिए तहलका नहीं जाएंगे। 6 महीने के लिए वो संन्यास लेकर रखेंगे और ये उनके प्रायश्चित का तरीका होगा। इस प्रकार की बात कही और जैसे ही ये बात सामने आई, तहलका बच गया। तहलका में जो तहलका शुरू हुआ उसने तकरीबन पूरे मीडिया स्पेस को घेरा हुआ है। अभी हम डिबेट करेंगे और डिबेट करके ये समझेंगे कि क्या 6 महीने के लिए पेड लीव पर जाना इस समस्या का हल है और इस गलती का भुगतान पर्याप्त है। क्या इस प्रकार की जो दूसरी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पे वर्क प्लेसेस में महिलाओं का यौन शोषण संबंधी रिपोर्ट्स एक के बाद एक आई हैं, जो जुडिशरी से भी जुड़ी हुई हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं? ये तमाम बातें देश और समाज की किस दिशा की ओर हमको लेकर जा रही हैं, यही आज प्राइम टाइम डिबेट का विषय है। और इससे पहले कि मैं अपने तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से आपका परिचय कराऊं, ये रिपोर्ट देखिए पूरी बात समझने के लिए। खुद पत्रकार, खुद पुलिस, तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, कानून कायदे सरकार बना सकती है, पर जो कानूनों को अमल कराता है, अगर वो अमल कराने वाले ही लोग इस तरह से महिला अत्याचारों में लिप्त होंगे तो आखिर इस देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किसकी ओर देखें। आज इस 21वीं शताब्दी में महिलाएं, हमारी युवतियां बाहर निकल चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो देश में कुछ काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पर ऐसे हादसे उनके आत्मविश्वास को डगमगा देते हैं। कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ उनमें आ जाता है। तो निश्चित ही चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। लगातार महिलाओं के साथ होता दुर्व्यवहार, महिलाओं की सुरक्षा के खोखले दावे, घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह महिला असुरक्षित। जी हाँ, एक बार फिर घर की इज्जत एक महिला सरेआम शारीरिक शोषण का शिकार हुई है और कोई घरेलू महिला नहीं बल्कि खुद एक पत्रकार हैं और उसी के संपादक ने उस महिला पत्रकार को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। आरोप के मुताबिक यौन उत्पीड़न की घटना गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान लगातार 2 दिन तक हुई। पीड़ित पत्रकार तेजपाल और तहलका के कदम से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कमेटी बनाकर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आरोप की जांच की मांग की है। महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग भी तेजपाल के खुद को सजा देने के कदम से संतुष्ट नहीं है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला पत्रकार ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी को पत्र लिखकर अपने एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के यौन दुर्व्यवहार की शिकायत की थी और आरोप की जाँच के लिए कमेटी बनाने की मांग की थी। लेकिन इस बार शोभा चौधरी जो भी दावे कर रही हैं, उससे पीड़िता संतुष्ट नहीं है। हालांकि शोभा चौधरी भी इस पर कुछ भी बोल पाने में असमर्थ दिखी। Ma'am, again you're asking me questions. I am in touch with her. There are questions, Shoma. Did I say they are not? No. Did I say I wouldn't? If a girl says I'm not satisfied, then you have to I do reply not to want to that. walk away from your camera because I am a journalist myself. Please understand. I am in touch with इतना her. बता सकती हैं, Shoma, the Now girl you're is going to force satisfied. me. Now you're going to No, force I'm me to not walk forcing away. you. पीड़ित महिला ने ईमेल में कहा है कि 7 नवंबर को होटल के लिफ्ट में तेजपाल ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और किस करने लगे। पीड़ित महिला ने ईमेल में कहा कि 7 नवंबर को होटल के लिफ्ट में तेजपाल ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने उन्हें मेरे पिता का दोस्त होने और पारिवारिक रिश्तों का हवाला देकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं किसी बाहरी आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। तेजपाल को जोर से धक्का देकर लिफ्ट रोकने की कोशिश की गई। लिफ्ट रोकने के बाद किसी तरह से मैं वहाँ से भाग निकली। इसके बाद भी मेरे पीछे वो आता रहा। अगले दिन रात करीब 8:45 बजे होटल के लिफ्ट में उन्होंने मुझसे फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा मत कीजिए।
इस ईमेल में ऐसी भी हरकतें उस महिला ने बताई हैं जो उसके साथ उस लिफ्ट में हुई, उसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते। तरुण तेजपाल ने कहा है कि मैंने संबंधित पत्रकार से अपने दुर्व्यवहार के लिए पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि यहाँ प्रायश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तहलका का नाम जुड़ा है और एक उत्कृष्ट परंपरा की बात है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि केवल शब्दों से प्रायश्चित नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए जो मुझे सबक दे। इसलिए मैं तहलका के संपादक पद और तहलका के दफ्तर से अगले 6 महीने के लिए खुद को दूर करने की पेशकश कर रहा हूं। इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि इस मामले पर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो हम जरूर देंगे। देखिए, अत्यंत ही एक संवेदनशील मामला है और इसके पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर अगर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो ज़रूर हम वो प्रतिक्रिया आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कल से हम लोग सब यहीं हैं और आज समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपी हैं, तो उसके तय में जाकर सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके उसके ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो ज़रूर आपके समक्ष रखेंगे। मनीष तिवारी के इस बयान का बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने जमकर विरोध किया। मुझे लगता है कि तरुण तेजपाल ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से अपनी इस असॉल्ट को स्वीकारा है, उसको देखते हुए काफी नहीं है कि मात्र 6 महीने के लिए अपनी कुर्सी छोड़े, बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं साथ ही अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहती हूं कि भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने तरुण तेजपाल के बयान के बावजूद भी अपना आक्रोश एवं अपना खेद इस विषय पर व्यक्त नहीं किया है। वो क्यों तरुण तेजपाल को और तहलका को क्लीन चिट देना चाहते हैं, आज ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने भी संपादक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। The so-called atonement letter which has come is also shocking, because in that atonement letter it's as if a paid holiday for 6 months is granted and the criminal actions can be covered in lieu of that. And that too, the wording of the letter is such, one, that there was misreading of the judgment. I don't understand, as a grown-up woman, misreading of the judgment means what? Is there a history to such actions? अब एक महिला पत्रकार के साथ खुलेआम इस घटिया वारदात के बाद अगर सूचना प्रसारण मंत्री का ये बयान है तो उससे भी घटिया बात और क्या हो सकती है। जहां एक तरफ घटना के बाद फिर से मानवता शर्मसार हुई है, वहां ये बयान की अगर कोई प्रतिक्रिया बनती है तो हम जरूर देंगे। क्या महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं है आपकी नजर में? क्या महिलाएं मात्र साधन बनकर रह गई हैं? क्या महिलाएं उपभोग की वस्तु मात्र बन गई हैं? आखिर कब भारतीय नारी खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर सकेंगी? सुदर्शन न्यूज के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। कमाल की बात है, जो पत्रकार दूसरों को नैतिकता के आधार पर कई बार ट्रैप कर चुका हो, जिसके स्टिंग ऑपरेशन ने राजनीतिक दुनिया में खलबली मचा रखी हो, जिसके स्टिंग ऑपरेशन लगातार जनमानस में चर्चा का विषय रहे हो, वो खुद अगर ऐसे आरोपों में घिरता है और आरोप स्वीकार कर लेता है तो क्या किया जाना चाहिए? यह सवाल हम सबके सामने खड़ा है। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि यह काम करने वाला व्यक्ति इस देश को अपनी एक खास विधा से एक खास किस्म की रोशनी में तमाम चीजें दिखाता रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? हमारे साथ अनिल नरेंद्र, वीर अर्जुन के संपादक, हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत आपका सर। हमारे साथ अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, स्वागत आपका अश्विनी जी। हमारे साथ अलका लांबा, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी रही हैं। अलका जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। एक महिला होने के नाते धन्यवाद, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और राजनीति से जुड़े होने के नाते मैं जानता हूं कि आप आउटरेज्ड होंगी, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा जब से खबर आपको सुनने को मिली होगी, लेकिन फिर भी यहां पे हम सुनना चाहते हैं और आपकी बात से इस बहस की शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मुझे भी इस बात का पता चला कि तहलका के संपादक जो बहुत एक नोन आदमी है तरुण तेजपाल ने इस तरीके का एक अपराध किया है, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था कि जो दूसरों के राज को उजागर करते रहे, किस तरीके से वो अपना रोल मीडिया के अंदर प्ले कर रहे थे। एक विश्वास सा बना हुआ था जिससे लगा कि बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत से प्रश्नों के साथ सबको छोड़ दूंगी
कि एक शख्स अपराध करता है, उसके बाद वो आगे आकर कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, अब मैं मान रहा हूं, इसलिए उसकी सजा भी मुझे ही तय करने दीजिए, और वो 6 महीने की पेट छुट्टी पर लेकर जो है इस्तीफा देकर चले जाते हैं। क्या हमारा कानून ये कहता है कि आप अपराध कर लीजिए और खुद ही मान लीजिए और उसके बाद खुद ही अपनी सजा भी तय कर लीजिए? या फिर दूसरी बात, मैं ये भी लोगों के बीच में प्रश्न रखना चाहती हूं, अपराध हुआ ये सबको मालूम है, उससे इनकार नहीं कर सकता कोई भी जब सरेआम अपराध होता है। मैं 16 दिसंबर की भी एक घटना के बाद उम्मीद कर रही थी कि बहुत बदलाव आएगा, कम से कम इस स्तर पे चीजें जाएंगी, ये तो उम्मीद ही नहीं कर रही थी। 16 दिसंबर में भी अपराध हुआ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि वो सब अपराधी भी अगर माफी मांग लेते तो क्या हम उन्हें माफ कर दें? उनका क्या अपराध माफी के लायक था? दूसरी तरफ मैं कहती हूं कि दोनों तरफ के लोगों से मैं पूछना चाहती हूं, एक पीड़िता है और एक अपराध करने वाला है। पीड़िता भी अगर आगे आकर कहती है कि मुझे कोई केस ही नहीं करना, मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मैंने माफ कर दिया, जिस तरह से एक जो केस हमारे सामने केरला के सांसद का भी आया, उसने कहा मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं करनी, मैंने माफ कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि इसी केस में आप देखिए कि खुद ही आके मान लिया और अपना माफी मांग ली, काम खत्म हो गया। कानून क्या कहता है? क्या एक पक्ष का माफी मांगने के बाद केस खत्म हो जाना चाहिए, या बिल्कुल कानून के तहत उस पर कार्रवाई होकर जो सजाएं हैं उस अपराध की वो सुनिश्चित होनी चाहिए? मैं इसमें ये मांग करती हूं कि जो कुछ भी तरुण तेजपाल ने किया है बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून के तहत पीड़िता अपने लड़ाई को लड़ती है, नहीं लड़ती, पर एक अपराध हुआ है एक महिला के साथ इस तरीके का, हो सकता है उस महिला की कोई भी, बहुत सी पीड़ितों में हम देखते हैं पीड़िता महिलाएं अपनी बात को आगे नहीं करती हैं, दर्ज नहीं करवाती हैं, चुप रहती हैं, दब जाती हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को अगर अपराध हुआ है तो उसको उठाना है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। हो सकता है पीड़िता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन उसने इज्जत जाहिर कर दिया कि उसके साथ ऐसा हुआ है, बाकी हुआ है नहीं हुआ वो जान से भी सामने आ जाता है। कमाल की बात है, कमाल की बात है अलका जी, बनती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कमाल की बात है। यही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मनीष तिवारी जी ने नहीं दिया। वो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं और वो बहुत सारी चीजों के लिए नैतिक रूप से भी जिम्मेदार है और संवैधानिक रूप से तो खैर जिम्मेदार हैं। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि जब सही प्रतिक्रिया देने का समय आएगा वो देंगे। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? देखिए, प्रतिक्रिया मुझसे मांग रहे और मैं माफी चाहूंगी, प्रतिक्रिया के अलावा मैं कुछ कार्रवाई कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं उस पोजीशन और ताकत में नहीं हूं। लेकिन मनीष तिवारी जी आज उस पोजीशन और ताकत में हैं कि वो बयान के बाद तो कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई से पहले बिल्कुल अपने आप को हर तरीके से जो है मजबूत ठोस सबूत और पूरे आधार इकट्ठे करने, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी बचाने की किसी को कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल उनका दायित्व है और वो करेंगे, ये मेरे को यकीन है। किसने क्या कहा, किन शब्दों में कहा, मुझे लगता है उसमें ना जाने से बेहतर होगा हम बिल्कुल इस केस को क्रिमिनल केस की तरह देखते हुए जो कार्रवाई बनती है वो हो, ये हम सबको जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर कोई भी बचकर नहीं जा पाए, चाहे वो जितने मर्जी बड़े पद पर है या उसका जितने मर्जी बड़े। चलिए देखते हैं कि तथ्य कब तक जुटा लेते हैं सूचना प्रसारण मंत्री महोदय। मैं देखना चाहता हूं कब तक वो तथ्य जुटाकर जो है ठोस प्रतिक्रिया के साथ सामने आते हैं देश के। लेकिन अश्विनी, जुडिशरी में भी कुछ प्रकार की बात आई, उसके बाद इंक्वायरी बैठा दी गई। एक इंटर्न के साथ, एक लड़की इंटर्न जो अभी बेंगलोर में है, उसने एक ब्लॉग लिखा, उसके बाद दूसरा एक ब्लॉग आया, उसमें भी कहा गया कि हाव भाव ऐसे थे जजशिप के, जज महोदय के, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अनैतिक और अवैधानिक हरकतें करना चाहते हैं। वहां पर भी मामला आया और अब ये मामला संस्थानों में दुर्व्यवहार का महिलाओं के साथ एक के बाद एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। सुओ मोटो अगर कॉग्निजेंस लेती है गवर्नमेंट और इनिशिएट करती है एक्शन, जैसा कि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है और गोवा की पुलिस ने शुरू किया है, क्या इसका अंजाम क्या होगा, ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी, वैधानिक रूप से हमें समझाएं। देखिए, दो चीजें हैं। जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि 16 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरह से हमें लगा कि समाज में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा, महिलाओं को इज्जत की नजर से देखा जाएगा। पहले भी डिबेट में मैं ये बातें कह सका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके लिए सोच को बदलने की जरूरत होगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस तरीके से सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लिया अपने कुलीग के खिलाफ,
वो भी एक काबिले तारीफ है कि एक दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट आती है और वो जजमेंट नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करती है और ये कहती है कि इस तरह के जो महिलाओं से रिलेटेड केसेस होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे और उसमें 3 साल से ज्यादा की सजा जिसमें भी होती है मैंने डिफाइन किया और उसमें कहा कि इनको अरेस्ट किया जा सकता है और इसमें तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर होगी। माने इशारा कहीं ना कहीं अगर था तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की तरफ था। दूसरी बात, तरुण तेजपाल की बात, देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तरुण तेजपाल का इतनी निडरता से बाहर आकर कहना कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, यहां 2 बातें हैं, अपराध और अपराधी। अपराध करके अपराधी कभी उस बात को मानता नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है, क्योंकि उसका कोई आई विटनेस नहीं था, सिर्फ उस लेडी की स्टेटमेंट थी। लेकिन तरुण तेजपाल के एक पहलू की तारीफ यह करनी चाहिए कि उस आदमी ने आकर प्रायश्चित किया। मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि उसने कहा कि मैं गलती मानता हूं। अब कानून क्या सजा देगा उनके एडमिशन के बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैंने यौन दुर्व्यवहार उस पीड़िता के साथ किया। नहीं, ये आपने पॉइंट उठाया। अलका जी नकार रही है इस बात को। मैं आता हूं आपके पास अनिल नरेन जी। अलका जी कुछ कहना चाह रही है। जावेद अख्तर ने भी इस बात की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक पहलू, इसके 2 पहलू हैं। हाँ। देव यहाँ पर मिस इंटरप्रेटेड की बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम है, अभी तक मैंने जितने भी पुरुषों को है उन्हीं को सुना है तरुण तेजपाल जी की जो तारीफ करते हुए कि बहुत हिम्मत का काम किया, आगे आए, माफी मांगी, स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि कोई कल 10 खून करके अब बाहर आके कहेगा, ये चोरी भी करके कहेगा, तो उसका कुछ जो अपराध है वो कम थोड़ी ना हो जाएगा या उसकी सजाएं थोड़ी ना आप माफ कर देंगे। आप जितनी मर्जी उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि हिम्मत दिखाई, पर उन्होंने जो अपराध किया है वो एक अपराध है और वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसकी जो सजाएं हैं वो मिलनी ही चाहिए। यही सबक आने वाले लोगों में होगा। तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल और गलतफहमी में है, जो महिलाओं के शरीर को बहुत हल्के में लेकर कभी भी किसी भी तरह जो है छूने की हरकत कर देते हैं। नहीं तो अगर ये केस को आप माफ करेंगे बहादुरी बताकर, मुझे लगता है ऐसे बहादुरी के कारनामे करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, इस तरह की हरकत करेंगे, आएंगे और माफी मांगेंगे और चले जाएंगे और हम यही कहेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बात इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाती है होने के नाते मैं इस बहादुरी के तबके को स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल नहीं, कोई स्वीकार नहीं कर सकता, कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अश्विनी जी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। हाँ, लेकिन वो एक पक्ष बता रहे थे। देखिए, मैं खुद एक संस्थान में हूं और एक विशेष दिशा का एक संपादक हूं और अभी आपके साथ मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं। मामला एक जर्नलिस्ट का है। अनिल नरेन जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। सर, संपादक होने के नाते और एक संस्थान को जब आप दिशा दे रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे युवा पत्रकार, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, साथ काम कर रहे होते हैं और आप इस प्रकार का व्यवहार करें, ये न सिर्फ उस संस्थान, उस पत्रकार, बल्कि ये पूरे पत्रकारिता जगत की गरिमा पर सवाल खड़ा कर देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो मैं बहुत शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि हमारी बिरादरी से संबंधित इस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है। इसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती किसी भी प्रकार की और इसको कंडेम करना चाहिए। पर मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का समाज ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का केस हो जाते हैं, पर मैं अपने महिला पत्रकार सहयोगियों को ये आश्वासन जरूर देना चाहूँगा कि वो इस प्रोफेशन से घबराए नहीं और ऐसी कोई बात नहीं। हैविंग सेड दैट, मुझे थोड़ा सा ये बात आश्चर्य की लगती है कि घटना 8 और 10 दिसंबर की होती है, 8 और 10 नवंबर की, और ये 10 दिन तक कोई कुछ नहीं कहता। कल से ही तो शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पीड़ित महिला ने फॉर्मल पुलिस को कंप्लेंट नहीं करी। कभी वो कहती हैं कि मैं केस करना में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये क्या माजरा है, क्या है इसमें? पर तरुण तेजपाल जी एक्यूज्ड, जज, जूरी नहीं हो सकते। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट और स्टेट को इसका कॉग्निजेंस लेना होगा और कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। जी जी जी। मेरा तो मानना बड़ा स्पष्ट है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि एक खोजी सम्मानित पत्रकार ऐसी घिनौने कांड में शामिल पाया जाए, बहुत शर्म की बात। बहुत शर्म की बात है। अलका जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, मुझे पता है आपको कुछ कहना है, और अनिल नरेन जी की बात से आप पूरी तरह सहमत नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हम वो दोनों मेल्स भी आपको लगातार इस बीच में दिखा रहे हैं जो पीड़िता है उसने भेजा अपनी मैनेजिंग एडिटर को, और उसके बाद उस मेल के रिस्पॉन्स में अपनी गलती स्वीकार करते हुए जो दूसरा मेल भेजा तरुण तेजपाल ने, वो भी अपनी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और अलका लामा सुनते हैं कि वो अनिल नरेन जी की बात से कहां पर असहमत है। ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि इस बात को डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी देर से शिकायत क्यों की पीड़िता ने? दूसरी बात, इसकी वो शिकायत पुलिस के पास क्यों नहीं कर रही? ये कुछ चीजें हैं जो अभी सामने खड़ी हैं, और अभी भी पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं गई हैं। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है और वो कार्रवाई करने के मूड में है। ब्रेक पर जाने से पहले अलका जी अपनी बात कहना चाह रही थी। अलका जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले मैं पूर्व आईपीएस किरण बेदी की बात सुनवा देता हूं, जो इस विषय पर कैमरे के सामने आई। उन्होंने जो कुछ कहा, किरण बेदी। It's exposed reality. It's actually exposed reality across the board, and this is coming on the heels of complaints against a senior member of a judiciary, recently retired. See, you've had a senior member of judiciary, member of the bar, and now member of the media and the press. See, that is an indicative of the malaise and the disease which is in these high places. This is not tolerable. I think that's a big change. And as I said, they've come halfway, and the rest of the halfway lies in police sensitivity and judicial sensitivity with expedition. I think that's the key. हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी हैं। सर नमस्कार और बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। जी नमस्कार। राहुल जी, ये जो कुछ भी सामने आया है, एक पत्रकार और आप कई सारे संस्थानों में संपादक रहे हैं, मैंने खुद आपके साथ काम किया है, ये तरुण तेजपाल की घटना पर आपकी प्रतिक्रिया और आपके विचार क्या है? पहली बात तो हम सब बहुत सदमे में हैं कि एक इतने प्रतिष्ठित सम्मानित पत्रकार की ऐसी हरकत सामने आई है। सबसे पहले इसकी निंदा, और मैं समझता हूँ कि एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, संपादक के नाते मेरी उनसे उम्मीद ये होगी कि वो हमारा कानून ऐसे किसी भी मामले में जो भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखता है, उसके लिए वो अपने आप को सहर्ष ईमानदारी से प्रस्तुत करें। जी राहुल जी, और मैं चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सबके भीतर और एक मनुष्य मात्र के भीतर एक जो पशु है, वो कब जागृत हो जाए, कब जग जाए, कब हमारा विवेक गायब हो जाए, खास तौर पे नशे में, ये एक कहूँगा कि बहुत विश्वव्यापी सार्वभौमिक किस्म का कड़वा सच है, जो फिर से सामने आया। राहुल जी, इसका एक पक्ष ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो उन्होंने ईमानदारी से फौरन इस बात को मान लिया, ये उनके डिफेंस में बात कही जा रही है। एक बात और कही जा रही है कि पीड़िता बहुत समय बाद इस विषय को लेकर सामने आई और अभी तक वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास, पुलिस के पास नहीं गई है। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं सवाल आपस सुन नहीं पाया, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, मैं इस समय सड़क पे हूँ। राहुल जी, दो चीजें सामने आ रही हैं, तरुण तेजपाल जी के पक्ष में सामने आ रही है। पक्ष ये है कि उन्होंने फौरन इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, उनसे अपराध हुआ है और वो प्रायश्चित के तौर पर 6 महीने तक तहलका के ऑफिस में, कार्यालय में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, पीड़िता बहुत समय बाद आई सामने अपनी शिकायत लेकर, और उसके बाद अभी भी वो पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं है। इस पक्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे? तरुण ने ये ठीक किया, ये स्वीकार करके ठीक किया, लेकिन केवल 6 महीने के लिए अपनी को अलग करना, और जो उनका पत्र है मैंने पढ़ा है, जिस भाषा में उन्होंने किया है, तो उसमें इस काम को भी एक बौद्धिक आवरण देने की कोशिश थी, दिखती है। और उससे पहले उन्होंने क्या करते रहे हैं, किस तरह का माहौल बनाया, तहलका को किन मूल्यों के लिए खड़ा किया, वगैरह वगैरह, ये उन सब चीजों का कोई ज्यादा इसमें समय वो नहीं है, मतलब नहीं है। जी। क्यों ये देर से सामने आया और अब वो लड़की पुलिस में जाने को तैयार नहीं है, ये मैं समझता हूँ उसका जवाब वही दे सकती है। लेकिन मेरी राय में तो अब
अगर उसने ये बात सार्वजनिक तौर पे उठाई है, उसने अब ये उठ चुकी है, एक सार्वजनिक हो चुकी है, तो फिर इसको अपने अंतिम जिसे हम कहते हैं कि सही लक्ष्य तक और अंत तक पहुंचना चाहिए। इस प्रक्रिया को बीच में रोकना और आपस में कोई समझ हो जाए तो या उसका कोई माफ कर देना और उसको छोड़ देना, ये अब ठीक नहीं होगा। ये सारी उन लड़कियों और स्त्रियों का प्रश्न भी है जो तमाम जगह काम करती हैं, टीमों में काम करती हैं, पुरुषों के साथ और कई बार पुरुषों के नीचे काम करती हैं। और यहाँ पर एक पद की ताकत का इस्तेमाल, पुरुष होने के स्थिति का इस्तेमाल, वो जो हुआ है, जो इसका एक निजी नहीं लेकिन एक सामूहिक ज्यादा व्यापक अर्थ है और संदर्भ है, उनको देखते हुए इस पर अब पूरी सजा मिलनी चाहिए अगर वो सचमुच दोषी पाए जाते हैं जांच में तो। और एक पत्रकार, एक राहुल देव जो एक पत्रकार हैं, वो और पत्रकारिता जगत के लिए ये कितने सदमे और नुकसान की बात है इस चीज का सामने आना? राहुल जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक बार फिर हम लोग पत्रकार के नाते भी, और जो सम्मानित पत्रकार हैं, संपादक हैं तरुण की, उन्होंने अपने काम से, अपने लेखन से बड़ी सम्मानित महत्वपूर्ण जगह बनाई है। उस सारे काम को, उस सारे परिश्रम को जो उन्होंने किया, उस सारी मूल्यबद्धता को जो उन्होंने दिखाई है और उनकी टीम ने दिखाई है, उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इससे इन सारे मूल्यों में आम लोगों का, उनकी आस्था डगमगाती है, दिखती है। और एक मैं कहूँगा कि ये जो भी जीवन में अच्छा है उसके प्रति लोगों के सिनिसिज्म को बढ़ाएगी, एक ज्यादा नकारात्मकता पैदा करेगी। और कुल हमारे पूरी पत्रकारिता, हमारे व्यवसाय के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद, और बहुत विस्तार में आपने जो है अपनी राय, अपने विचार रखे इस विषय पर। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। वापस चलते हैं अलका लांबा के पास। अलका, आप जो आपने अभी राहुल जी की बात सुनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर पहले आप अनिल नरेंद्र जी की बात सुन रही थी। अनिल नरेंद्र जी की बात से आप बहुत हद तक सहमत नहीं थी। अलका, आप अपनी बात कह सकती हैं। मुझे खुशी है, राहुल जी खुद मीडिया से संबंध रखते हैं और उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया है। लेकिन अनिल जी ने जो बात कही, मैं उन्होंने जो कहा उस पे कमेंट कर रही हूं, मैं अनिल जी पे कमेंट नहीं कर रही हूं। मैं उस सोच पे कमेंट करूंगी जिस सोच की वजह से आज तक लड़कियां जिनके ऊपर अपराध हो रहा था वो आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। आज तक कानून ऐसा नहीं था। अब बदलाव आया है कि कानून ऐसे बने हैं, मीडिया आगे आया है, महिलाओं ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया है। अनिल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं ये कहूंगी ये वही सोच, ये वही नजरिया था जो ये कहता था महिलाओं को कि अभी भी ये 10 दिन तक चुप क्यों बैठी थी, ये अभी तक आगे क्यों नहीं आई, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कही। यही प्रश्नों की डर की वजह से इज्जत के साथ जोड़कर देखते हुए घर परिवार और महिलाएं आगे नहीं आ रही थी कि ऐसी भी सोच और मानसिकता के लोग हैं कि अगर आप आगे आएंगी तो आप पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, जो इस बार भी उठाई जा रही है आपके चैनल के माध्यम से। इस केस के बारे में उल्टा तारीफ की जा रही है, जो एक्यूज्ड हैं कि वो हिम्मत दिखा रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पीड़िता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि 10 दिन तक चुप कौन थी। मैं एक महिला हूं, अनिल जी महिला होते तो शायद उसका दर्द समझते कि किसी भी महिला के साथ अगर शारीरिक रूप से इस तरीके का होता है उसको बहुत गहरा धक्का लगता है, उसे समझ नहीं आती, बाहर निकलने में, हिम्मत जुटाने में उस महिला को बहुत समय लग सकता है। हर कोई महिला ताकतवर नहीं है कि अभी हुआ और अगले ही पल वो अपने आप को संभाल पाए और बाहर निकल के लड़ पाए कि मुझे छोड़ना नहीं है। बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन मुझे खुशी है महिलाएं हिम्मत जुटा रही हैं। और इस तरह की सोच के लोग जो हैं, जिन्हें ताकत बनकर खड़े होना चाहिए, ना कि प्रश्न उठाने चाहिए। और मुझे लगता है जब हम सामने वाली को सिर्फ एक महिला, एक औरत के तौर पे किसी दूसरे के शरीर के तौर पर देखते हैं। अनिल नरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अलका जी, एक मिनट बात सुन लीजिए। मेरी बेटी बिल्कुल, अगर इस लड़की की जगह होती तो क्या मैं आपको ये अधिकार नहीं है? मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन लेता हूं। बेटी से आप कास्ट कर रही हैं। यही प्रश्न करता। मैंने आपके एक बात को, सिंपल सी बात को पूछा है, एक हफ्ते महिला केस दर्ज कराने को तैयार नहीं है। हमारे घर ये आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगी? नहीं, आप ये गलत कर रही हैं।
मैं बिल्कुल ऐसे बोले कर रहा, जरूर हुआ होगा, पर उसको हेजिटेशन किस बात की है? ना वो केस दर्ज कराने की तैयार है और ना उसके बाद ये कहने को तैयार है और ये कह रही है कि सबको सब मामला सेटल कर लो। तो उस महिला को पराई महिला मत समझिए, बिल्कुल गलत बात बोल रही है। अगर उसने हिम्मत दिखाई है तो उसकी हिम्मत की तारीफ करें। हम करते हैं तारीफ, हिम्मत की तारीफ तो आगे करे ना, ट्रेस करे। भेदभाव, कॉम्प्रोमाइज की बात क्यों कर रही है? की माँ बहन बेटी है, मेरी नहीं, इसलिए मैं उंगली उठाऊंगा, इसलिए उंगली उठाऊंगा। नहीं, अलका जी, आप अपना मुझे लगता है कि अनिल जी एक बात कहना चाह रहे हैं। एक औरत का दर्द सिर्फ एक औरत समझती है और उसे संभलने के लिए समय लगता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि एक स्त्री का दर्द जो है एक स्त्री ही समझ सकती है। अलका जी, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अनिल जी का एक पॉइंट है, अनिल जी का एक पॉइंट है और वो पॉइंट ये है, खैर राहुल जी ये बात कहना चाह रहे थे कि अब जब भी हो उस लड़की ने, उस पीड़िता ने ये बात सामने रखी है पब्लिक के सामने, तो एक तरह की हिम्मत ही दिखाई है। लेकिन देर से उठाने वाली बात और पुलिस के पास न जाने वाली बात एक तकनीकी पहलू है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे अलका जी? नहीं, मैं कह रही हूं एक महिला को हिम्मत जुटाने में समय लगता है। ये आम बात नहीं है कि एक महिला के शरीर के साथ आप खेलें और वो महिला जानती है, मैं तमाम महिलाएं मुझे जो सुन रही हैं वो उस चीज को समझ सकती हैं कि किसी के शरीर को आप तार तार करते हैं तो उस महिला के लिए बहुत छोटी बात नहीं है, उस पुरुष के लिए बहुत हल्की बात हो सकेगी, एंटरटेनमेंट मजे में उसने कुछ भी कर दिया। लेकिन एक औरत के साथ जब जबरदस्ती होती है तो उसे संभलने में समय लगता है। हो सकता है कुछ साल तक जब मुंबई में जो गैंग रेप हुआ है, उस मुंबई की गैंग पीड़िता के पहले भी किसी के साथ हुआ था, उसने इस केस में आवाज उठाई कि मेरे साथ भी 2 साल पहले उसी जगह पर इस तरह का गैंग रेप हुआ है, पर वो नहीं हिम्मत जुटा पाई। आप प्रश्न उठा रहे थे, 2 साल तक तुम सो रही थी, तुम इंतजार कर रही थी कि एक और, तो प्लीज टाइम पे मत जाइए। अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे पता है, कानूनन जांच होके सजाएं होनी चाहिए। आपने ये तर्क बिल्कुल सही रखा है कि हो सकता है कि समय लग जाए इस शॉक से रिकवर करने में किसी महिला को, किसी स्त्री को, कि उसके साथ उसके सीनियर ने उसके एक तरह से आप कह लीजिए उसके पोषक ने, उसके मेंटर ने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद उस शौक से उभरने में उसे समय लग सकता है। अलका जी, मुझे पता है आपके पास समय कम है, आप चर्चा का हिस्सा बनी, आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। बहुत धन्यवाद अलका जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इसी बीच में शबनम खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद अश्विनी दुबे, ये बात डिफेंस आप भी रख रहे थे, ये तकनीकी डिफेंस जिसका बखूबी जवाब दिया यहां पर अलका लांबा ने। मैं आपके पास भी आता हूं। अलका लांबा ने क्या जवाब दिया वो उनका पहलू है, मैं क्या जवाब दूंगा वो मेरा पहलू होगा। बेशक मैं एक लॉयर होने के नाते जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के मुताबिक जो जस्टिफिकेशन, क्योंकि अगर आपने लॉयर का पहलू जानना चाहा है तो एक लॉयर की हैसियत से यहाँ पे पुरुष महिला, अलका लांबा का स्टेटमेंट अलका लांबा जाने, नरेंद्र जी का स्टेटमेंट नरेंद्र जी जाने। लेकिन मैं अगर लॉ के रिलेटेड बात करें तो जो देश की विशाखा जजमेंट्स है या भौरी देवी का केस है या जितनी भी अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या जो 16 दिसंबर के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, कानून में बदलाव हुआ, उसकी बात करेंगे, मैं बताऊंगा निश्चित तौर पर, मैं सजेशंस मैं उसमें दूंगा। पहले अब बाकी शबनम जी जुड़ चुकी हैं। शबनम जी की बात सुन लेते हैं। क्या ये तर्क देना उचित है या ये तर्क यहां पर नहीं बनता शबनम जी कि पीड़िता पत्रकार जो है, महिला पत्रकार जिसके साथ दुर्व्यवहार किया तरुण तेजपाल ने, वो कुछ देर से सामने आई और अभी भी वो पुलिस के पास औपचारिक रूप से जाकर अपराध जो उसके साथ हुआ है उसको बताने को तैयार नहीं। शबनम जी। देव जी, बात इसकी नहीं है कि कोई कितने समय बाद अपनी तकलीफ को कहने के लिए हिम्मत जुटा पाया या आगे आने की कोशिश की। तरुण तेजपाल जी भी कम प्रभावी व्यक्ति नहीं है। जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने में शायद थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन अब जब सबके सामने केस आ गया है, जब सबको पता चल गया है कि उन्होंने किसी महिला का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, तो आप सबको संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज को। अब सबको इस पर काम करना चाहिए, ना कि इस तर्क वितर्क में फंसना चाहिए कि महिला का दर्द कौन समझेगा या पुरुष का दर्द कौन समझेगा। बिल्कुल हम संज्ञान में ले रहे हैं और सुबह से हमने इस विषय से प्रभावित होकर या इसकी गहराई को समझते हुए इसके प्रभाव को मैं तो कहना चाहूंगी कि धन्यवाद आप सब लोगों का, जो मीडिया ने इस बात को कम से कम बाहर लाने की कोशिश की। आज शायद आपके ही माध्यम से आप और हमारे जैसे लोग भी अवेयर हुए और ऐसे जो शायद कानों में पट्टी बांधकर बैठे रहा करते थे वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और अभी दुबे जी आपके साथ हैं, वो जरूर बताएंगे कि कानून ये नहीं पूछता कि आप कितने समय बाद निकल कर बाहर आए और आपने क्या बात कहने में 10 दिन क्यों लगाए।
आपकी तकलीफ थी, आप अगर 20 दिन भी बात कहती तो भी शायद कानून कहता है कि आप अपनी जो आपके खिलाफ इस तरीके की चीजें की गई हैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्वयं इस पर काम करने के लिए कहा है। मैंने उनका बयान भी सुना कि उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में हुआ है तो हम खुद इस पर संज्ञान लेंगे। जी बिल्कुल, अनिल राय जी। देखिए, अलका जी ने बात या तो मेरी समझी नहीं या जान के उसे घुमाया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि महज आरोप लगाने से कोई आदमी कसूरवार। अरे वो खुद भी मान रहे हैं भाई साहब, नहीं, वो खुद भी मान रहे हैं। नहीं शबनम जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं, और जांच होने के बाद कंप्लेंट आई है सामने कानून के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम लोग भी यही कह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। अलका लांबा जी शायद महिलाओं के मर्म को आपको बताने की कोशिश कर रही थी। चलिए, वो उनका व्यू है, आपके लिए द्वेष नहीं था। मैं वो उनका अपना व्यू हो सकता है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई इसकी जांच कराओ, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं बनता। आरोप रोज आए दिन लगते रहते हैं। यहाँ पर तो वो मान रहे हैं कि हाँ मैंने यौन उत्पीड़न किया है। देखिए, वो लॉ, वो पता नहीं, ये तो बैठे हुए अश्विनी जी, वो बताएंगे। इसकी जांच करके फोरेंसिक सारी इंक्वायरी होगी, सर्कमस्टेंशियल इंक्वायरी हो, उसके बाद ABCD कोई भी हो, उसको कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यही आपसे आशा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े होकर न्याय दिलाने में काम करें, 100% महिला पुरुष वर्ग में बांटने की कोशिश करें। शबनम जी, नहीं, कहीं से कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, कहीं से कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। लेकिन जब चर्चा होती है तो चर्चा के सारे पक्ष में देखने पड़ते हैं। चर्चा का वो भी पक्ष में देखना पड़ता है जिस पर शायद किसी की नजर न जा रही हो या कोई उस पर चर्चा न कर रहा हो। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने यौन उत्पीड़न किया, इसके लिए मैं 6 महीने की छुट्टी ऊपर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये इसी वजह से तो ये सारा बवाल खड़ा हुआ है शबनम जी, और उसका भी ध्यान रखना होगा। आइए से कुछ कानूनी पहलू अश्विनी दुबे से समझे। इससे पहले कि अश्विनी दुबे जी ये बताएं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस अगर कोई पुलिस या कोई राज्य सरकार लेती है और जांच आगे बढ़ाती है बगैर किसी कंप्लेन के, बगैर किसी शिकायत के, तो वो किस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है? इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। तहलके में तहलके की खबर ने हमें इतनी लंबी चर्चा को मजबूर कर दिया। जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसे हम चर्चा करने को मजबूर हुए हैं, और इस खबर ने प्रभावित किया गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को, चूंकि थिंक फेस्ट जहां पे सारा वाकया हुआ वो गोवा में ही हो रहा था। मनोहर पारिकर ने जो कुछ कहा सुनवाई देते हैं। बोर्ड में ऐसे इंक्वायरी में सबसे पहला महत्व का ये है कि वो लड़की के, बिकॉज ये बॉडी क्राइम है, वो लड़की के खिलाफ हुई क्राइम है। मैं वो उसने जब तक उसके बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे तो तब तक मैं प्रूव नहीं कर सकूंगा। इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ के लिए सबसे बड़ा जो जिस विक्टिम है उसने कहना चाहिए कि हुआ है, तो उसके बारे में प्रोग्रेस चालू है। वी आर ट्राइंग टू कंफर्म। यहां पर तरुण तेजपाल जी वही तकनीकी पॉइंट कहते दिखाई दे रहे हैं जो अनिल नरेंद्र जी या फिर इससे पहले अश्विनी दुबे जी कह चुके हैं। बहरहाल उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ मिलता है, सीसीटीवी फुटेज मंगाई है गोवा पुलिस ने उस होटल के उस लिफ्ट की जहां पर तथाकथित रूप से यह वारदात हुई है। अब हम सुनवाई देते हैं आपको तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को, जो कि इस सारे विवाद में मीडिया की आंखों में रही, चूंकि जवाब उनको देना था और दोनों मेल्स चाहे वो पीड़िता के हों या फिर तरुण तेजपाल के हों उनको ही लिखे गए थे। शोमा भारती। I told you my priority is that the aggrieved journalist should feel that she has been done justice by. I'm being driven by what she wants. Please allow me the priority to attend to her first. To my understanding, she wanted an apology. It was given to her. He stepped down, which was not something she had asked for. It was over and above that. If today, as I understand from your channels, and she is still feeling aggrieved or she is not, she is disappointed by Tehelka's response, my primary duty is to her. I know you want much more out of it. Right now my priority is... ये थी शोमा चौधरी, मैनेजिंग एडिटर तहलका मैगजीन की, और वो कह रही थी कि ऐसा उनको लगता है कि उसने, पीड़िता ने माफी मांगनी चाहिए, वो उसको मिल गई है, लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ चाहती है तो उस मामले की हम देखभाल करेंगे, उनकी मुसीबत समझी जा सकती है। उस एडिटर है मेंबर आरोप
लेके जांच होती है और तथ्य पाए जाते हैं तो गोवा पुलिस क्या क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा मनोहर पार्कर जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा भाई जिसके साथ हुआ है, अनलेस कि वो आकर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, कंप्लेंट दे, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे, हम नहीं कर सकते। स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट क्राइम ऐसा है कि जब तक कंप्लेनेंट इन पर्सन नहीं आकर अपनी कंप्लेंट देता है तब तक हम उसमें नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हम सीसीटीवी फुटेज मंगा रहे हैं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आई है। और फॉर्मल कंप्लेंट नहीं, क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आने की स्थिति में हम चाहे लाख बयानबाजी कर लें, जो भी कर लें, न्यायालय की परिधि में न्यायालय अपने आप से सजा नहीं सुना सकते, क्योंकि न्यायालय, जैसा शबनम जी बहुत बखूबी समझती हैं कि अगर देखें हम तो न्यायालय उन तथ्यों की तरफ गौर करेगा, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट की तरफ गौर करेगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखेगा और यह देखेगा क्या कंप्लेनेंट ने पुलिस को और कोर्ट को इस बात से रूबरू करवाया, तभी किसी डिसीजन पर पहुंचेगा। हम आप लाख शोर मचा लें, कुछ भी कर लें, तो काफी नहीं है। और तरुण तेजपाल का जो स्टेटमेंट है, हां मैंने किया, वो भी तब तक प्रूफ नहीं माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक कि कंप्लेनेंट इन पर्सन ना आए। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी अभी आपने देखा कि कुछ आरोप लगे, उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मनोहर पार्कर ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश का कानून बदला। बहुत सारे और ऐसे, मुंबई की घटना आई जो उसमें उस 16 दिसंबर के बाद जो कानून चेंज हो वो उसमें पहला माना गया। निश्चित और विशाखा की गाइडलाइंस है, परंतु प्रश्न यह है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर मानवता को तार तार करने वाला है, परंतु हमें इस देश की कानून व्यवस्था को भी समझना होगा कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो कहता है कि कंप्लेनेंट को कंप्लेंट इन पर्सन देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, देश भी कहता है, और सब शबनम जी भी एग्री करेंगे, नरेंद्र जी भी करेंगे और आप भी करेंगे। नहीं, मुझे मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर इस जांच में, सीसीटीवी फुटेज में गोवा पुलिस को कुछ क्रेडिबल एविडेंस मिलते हैं कि जबरदस्ती यौन शोषण करने की कोशिश की गई और किया गया उस पीड़िता का, तो क्या करेगी पुलिस? तो निश्चित तौर पर ऑफेंस रजिस्टर होगा, और जो ऑफेंस मोलेस्टेशन का बनता है वो मोलेस्टेशन का ऑफेंस रजिस्टर होगा। उसके बाद जो उसमें सजा का प्रावधान होगा वो सजा पहले नहीं देंगे, बाद में देंगे। उसमें एफआईआर रजिस्टर होगी, उनको हिरासत में लिया जाएगा, बेल पर छोड़ा जाएगा, लेकिन उस सबसे पहले फिर वही मैंने कहा कि देश की व्यवस्था के मुताबिक फॉर्मल कंप्लेंट का आना फिर भी जरूरी है। मतलब उसके बगैर फॉर्मल कंप्लेंट अगर ये महिला नहीं करती है जी, तो उसके बगैर एविडेंस मिलने के बाद भी गोवा पुलिस सजा नहीं दे पाएगी। कौन प्रूफ करेगा उसको? अदालत में कौन होगा कि मेरे साथ एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? ये ऑफेंस है, सीसीटीवी फुटेज आएगा, लेकिन वो प्रूफ कोर्ट में कैसे होगा? मात्र तरुण तेजपाल का कह देना मैंने गलती की है, फिर भी कंप्लेनेंट की बयान पर ही तो एफआईआर रजिस्टर होगी। एफआईआर कैसे रजिस्टर होगी? एफआईआर में तो लिखा जाएगा कि कंप्लेनेंट ने, वादी ने यह इस आशय की कंप्लेंट दी। शबनम जी, मैं शायद इस बात को आप भी बखूबी समझ रही है, फॉर्मल कंप्लेंट का होना यहां पर जरूरी है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था कहती है। जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि इस ऐसे पहलुओं पर सजा नहीं हो सकती है। बहरहाल ऑफेंस बड़ा है और निश्चित तौर पर एक ऐसा पहलू उजागर हुआ जहां तक यह माना जाता था तरुण तेजपाल इस देश के एक ऐसे पत्रकार हैं जो देश में नहीं विश्व में उन्होंने नाम कमाया है, पत्रकारिता जगत को एक नई दिशा दी है। क्या पहलू है? लॉयर होने के नाते मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर यही लगता है कि अपराध छोटा नहीं है। बहरहाल कंप्लेनेंट का जब तक बयान नहीं आता तब तक कुछ भी। शबनम जी, अगर वो आगे नहीं बढ़ती है पीड़ित पत्रकार, और अब वो इस माफी से या जो कुछ भी अभी चल रहा है उस मैगजीन के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे वो आगे नहीं बढ़ती है और आगे कुछ नहीं कहती है, कोई औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं करती है पुलिस के पास जाके, तो जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं ये ओपन शट केस है, खत्म हो जाएगा, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये स्थिति कैसी होगी? देव जी, मुझे लगता है कि अभी जो मैंने और अपने माध्यम से जानकारी एकत्रित की है, वो लड़की ने शायद इनके अगेंस्ट जी, और काफी खोलकर उसने अच्छे से बताया है कि किस तरीके से कहां पर वो हरेसमेंट किया गया और कहां से वो अगले दिन भी किस तरह से हरेसमेंट किया गया, ये सब चीज उन्होंने बताई है। क्योंकि अभी तहलका के पूर्व अधिकारी भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मुझे जानकारी दी कि हाँ लड़की कंप्लेंट दर्ज, अगर दर्ज करा दी है सबके सामने है
तरुण तेजपाल जी भी खुद बयान दे रहे हैं कि हाँ मैं छुट्टी पर भी इसीलिए जा रहा हूँ। लेकिन देव जी मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि वो लड़की अब सामने आ पाएगी या नहीं, मुद्दा यहाँ पर यह है कि तरुण तेजपाल जी जैसा व्यक्ति जो खुद देश हित में इतने बड़े बड़े खुलासे किया करता था लोगों के, अगर वो भी महिलाओं के प्रति सोच ऐसी रखता है तो ये बड़ा दुखद है। और यहाँ पर हमें जरूर एक ऐसा कदम उठाना होगा जहां इस तरीके के लोग, चाहे वो अपने प्रभाव में आके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो किसी और चीज में आकर अपने दबदबे में आकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों का शोषण कैसे बंद होगा इस पर काम करने की जरूरत है। बाकी अश्विनी जी ने बताया ही है कि किस तरीके से कानून अपना काम करेगा, तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और आप और हमें अब जो कड़े कदम उठाने हैं, जैसे तरुण तेजपाल जी जैसे और पता नहीं कितने तरुण तेजपाल होंगे जो इस तरीके की लड़कियों का शोषण कर रहे होंगे, बिल्कुल इन पर कड़ा शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। ये बड़ा सवाल है कि ऑफिसेज में, संस्थानों में जब कोई बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर दे और उसकी सबऑर्डिनेट जूनियर कोई लड़की हो, वो कुछ ज्यादा प्रतिरोध न कर पाए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत बड़ी हस्ती है, वो उसका मेंटर है, उसका गाइड है। खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत बड़ी ताकतवर लड़की कर पाएगी ऐसा काम। बिल्कुल। देखिए, मैं शबनम जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर सवाल ये है कि जैसे अश्विनी जी ने कहा, ये सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। हमारे को समाज में, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो बाकी ऑफिसेज में हो, ये प्रॉब्लम्स पूरे देश की है और पूरे समाज की भी है। तो हमें ये समाज की मानसिकता बदलनी चाहिए पड़ेगी। कानून कड़ा होगा, सजा मिलने लगेगी तो मानसिकता में भी बदलाव आने लगेगा। आज मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति लड़की को सिर्फ सेक्स सिंबल और खाने की वस्तु, भोग की वस्तु समझने की कोशिश करता है। जब कानूनी सजा देना शुरू कर देगा और उसका कड़ाई से पालन होना शुरू हो जाएगा देव जी, मुझे लगता है तब एक बड़ा परिवर्तन आएगा और अपराधी या इस तरीके के लोगों की सोच में भी परिवर्तन आएगा। हाँ, बिल्कुल अनिल जी ठीक है, ठीक कह रही हैं वो, पर ये होगा कैसे? पॉइंट ये है कि सबसे इसमें दो है, एक तो पुलिस है और दूसरा जुडिशरी है। हाँ। 16 दिसंबर का केस था। हाँ। इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया था, सारे देश में हाहाकार मच गया। आज नवंबर हो गया और अभी हाई कोर्ट में वो मामला चल ही रहा है। मुझे नहीं पता कितना टाइम और लगेगा सजा दिलवाने में। तो क्या बदला है? अगर हम देव जी एक बदलाव तो जरूर आया है कि लड़कियां अपनी आवाज उठाने लगी हैं और यही परिवर्तन एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो सामाजिक बदलाव भी होगा और वो कानूनन में भी, जो हम कानून के प्रति नजरिया रख रहे हैं कि शायद लचीला था, उसमें भी आपको सख्ती देखने को मिलेगी। लड़की आप देखिए, एक 16 साल की लड़की अगर आसाराम बापू जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो आप देख रहे हैं कि अब लड़कियों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा परिवर्तन तो जरूर आया दामिनी गैंगरेप के बाद। ठीक है, ठीक बात है, मैं सहमत हूं इससे, आई एग्री। अश्विनी जी, एक वकील होने के नाते आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें आपको लगता होगा कि बात पीड़ित सही कह रहा है, लेकिन शायद कोर्ट में इसको प्रमाणित करने के लिए उतने प्रमाण हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति इस प्रकार के मामलों में कभी कभी बहुत ज्यादा बन जाती है जहां पे यौन शोषण की बात होती है। ऐसे मसलों में क्या रास्ता आगे निकलता देख रहे हैं? देखिए, आज जिस स्थिति में देश खड़ा है, 16 दिसंबर की घटना के बाद, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक से एक हाई प्रोफाइल केसेस खुल के सामने आ रहे हैं और एक से एक हाई प्रोफाइल केसेस में हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ मुकदमे यौन शोषण के रजिस्टर हुए हैं। आज अगर ज़रूरत है तो हम सबको इसको रोकने की ज़रूरत है, अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। न्यायालय में अगर हम देखें तो न्यायालय की व्यवस्था के मुताबिक हमें न्यायालय के मुताबिक ही चीज़ों को प्रूफ करना होगा, न्यायालय के मुताबिक ही एविडेंसेस को लाना होगा, तभी दोषी को सजा मिल पाएगी। और स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है आज देश में, ताकि फास्टेस्ट डिसीजन हो और निर्णय में देर ना हो, नहीं तो एविडेंसेस छिन्न भिन्न हो जाते हैं, एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं। और एक न्यायालय का विवेक भी होता है। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर कई केसेस में एविडेंसेस नहीं होते हैं, फिर भी फांसी की सजा हुई है, उम्र कैद की सजा। अगर मनु शर्मा का केस हो, सेशंस कोर्ट ने कहा मैं जानता हूं तो मेरे सामने खड़ा व्यक्ति अपराधी है, मनु शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस में,
मैं जानता हूं कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति अपराधी है, परंतु उसके खिलाफ हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके मुताबिक हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसको सजा दे सकें और उसे बरी किया। उसके अगेंस्ट स्टेट अपील में गया हाई कोर्ट में, और जस्टिस सोढ़ी ने कहा कि जो सेशंस कोर्ट का डिसीजन है वो गलत है और इसने क्राइम किया है, लिहाजा इसको जो बरी किया गया है, बरी करने के बाद इसको उम्र कैद की सजा देते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो प्रियदर्शनी मट्टू केस में भी यही हुआ, नीचे की कोर्ट ने बरी किया क्योंकि एविडेंस नहीं थे, हाई कोर्ट ने किया। हाई कोर्ट्स के पास विवेकाधिकार। चलिए, आपने लगातार उदाहरण समझाया, समय समाप्त है, लेकिन ये बड़े एनकरेजिंग उदाहरण है, बड़े उत्साहवर्धक उदाहरण आपने दिए, और इन उदाहरणों को सुन के ऐसा लगता है कि इस प्रकार की स्थिति के बाद भी हम शायद दोषियों को सजा दे पाए और समाज में एक व्यवस्था काम कर पाए, नारी का शोषण रोक पाए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे कोई वकील हो या कोई मामूली लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर वो कोशिश की जानी चाहिए, हर वो बात होनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के शोषण के अपराध करने वालों को बख्शा न जाए। बहुत धन्यवाद शबनम खान, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अनिल नंदन जी आपका भी, और अश्विनी दुबे आपका भी। देखते हैं कि गोवा पुलिस क्या ढूंढ के निकालती है, देखते हैं कि यह विषय आगे कैसे बढ़ता है। हम इस स्टोरी को ट्रैक आगे भी करेंगे। जय हिंद।